पैसे से हमको सबको गुलाम बना रखा है। रुपए का हम सब गुलाम हैं और इस रुपए को जारी करने वाला जो सिस्टम है वो है बैंक। हम इस कहानी को समझने के लिए बैंक में जाते हैं कि ये रुपया है क्या मामला। रुपये शब्द का जो आविष्कार हुआ यानी रुपया शब्द जो दिया गया है ये शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 में शेरशाह सूरी नाम का एक राजा हुआ था। उस सम्राट ने रुपया शब्द दिया और रुपये को उसने चांदी का रुपया बनाया, चांदी के सिक्के बनाए और चांदी के सिक्के का जो वजन था वो 11.664 ग्राम का सिक्का यानी एक मोहर का वजन का एक चांदी का सिक्का, उसका नाम रुपया रखा। अब आपको समझने का ये है कि रुपया उसने नाम दिया मगर रुपया तोलने का बाट है, रुपया पैसा नहीं है। रुपये को हम पैसा मान रहे हैं, ये हमारी भूल है और ये हम इस भूल को अब कह सकते हैं कि ये भूल हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि रुपया पैसा नहीं है, रुपया तोलने का बाट है। जैसे भार को तोलने के लिए किलोग्राम का बाट है। अब चाहे किलोग्राम का बाट चांदी का ले लो, चाहे सोने का ले लो, चाहे लोहे का ले लो, चाहे पत्थर का ले लो, एक किलो ही तोलेगा वो, या चांदी सोने का धातु होने से ज्यादा तोलेगा? नहीं तोलेगा ना, 1 किलो तोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 1000 ग्राम है और जिसके पीछे 1000 ग्राम है वो 1 किलो है, चाहे वो किसी भी धातु का हो सकता है। ऐसे ही हमने दूरी को नापने के लिए फुट का मापन है और फुट में चाहे फुट लोहे का ले लो, चाहे सोने का बना लो फुट, चाहे चांदी का बना लो, चाहे प्लास्टिक का बना लो, चाहे अपन धागे का बना लो। फुट ये 12 इंची होगा, वो फुट होगा 12 इंची, उसके पीछे का मानक है, वो स्थिरांक है। ऐसे ही समय का मानक, समय को मापने के लिए जो समय है उसको मापने के लिए हमको मिनट का, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो हमारा समय है, तो समय का चक्र उसी से चल रहा है। ऐसे मूल्य को मापने के लिए जितना भी कोई भी चीज है, वस्तु है, उसका मूल्य क्या है, उसको मापने का जो बाट है वो रुपया है। रुपया स्थिरांक है। रुपये के पीछे क्या है? रुपये के पीछे 777 मिलीग्राम सोना है। 1 रुपया के पीछे 777 मिलीग्राम सोना है। जैसे 1000 ग्राम 1 किलो के पीछे है, जैसे 1 फीट के पीछे 12 इंची है, ऐसे ही रुपया का तो मतलब है, रुपया उसी को हम रुपया बोलेंगे जिसके पीछे 777 मिलीग्राम सोना है। अब रुपया चांदी का हो सकता है, रुपया प्लास्टिक का हो सकता है, रुपया तांबे का हो सकता है, रुपया कागज का भी हो सकता है, रुपया आज स्टील का चल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे मानक है। मानक के पीछे की जो पछड़ी की जो बैक कहानी है, इसकी जो बैक बूंद है, हम आज यहाँ खड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी के पीछे खड़े हैं। ऐसे ही जो रुपया है उसके पीछे 777 मिलीग्राम सोना है। तो जो 777 मिलीग्राम सोना, ये हमारे रुपये का आविष्कार। तो रुपये को जो शब्द आविष्कार दिया, जो रुपये का शब्द का जो प्रचलन चालू हुआ, ये शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 में दिया। ये रुपया चांदी का था और दूसरा इससे बड़ा जो रुपया रखा वो मोहर बनाई, वो सोने की बनाई थी। 10 चांदी का रुपया के बराबर 1 मोहर उन्होंने बनाई और उसका वजन भी 11.664 ग्राम की। 1 मोहर का वजन ये शेरशाह सूरी ने। जैसे ही हमारे देश में अंग्रेजों का आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, रुपये को जो ऐसा का ऐसा शेरशाह सूरी का बनाया हुआ इतिहास लिखित में जो रुपया बना, उसी इतिहास को उठा करके अंग्रेजों ने अपना लिया और अंग्रेजों ने चालाकी क्या की, जो रुपया था उसको तो गवर्नमेंट रुपया कर दिया और उसमें गवर्नमेंट रुपया नाम रखा। और जो मोहर थी जिसमें 10 रुपये बराबर 1 मोहर थी, उसको इन्होंने बदल करके 15 रुपये बराबर 1 मोहर कर दी, यानी हमारी लूट कर ली। वहां पर 50% लूट लिया हमको। अब पहले 10 रुपये में 1 मोहर मिली, 15 रुपये में मोहर मिलेगी और 15 रुपये की मोहर को लेने के लिए आपको गवर्नमेंट रुपया लेना पड़ेगा, जो आज भी चलन में है। जो आज भी गवर्नमेंट रुपया है वो आज भी चलन में है। ये उन्होंने किया, तो ये चालाकी कर दी अंग्रेजों ने। और वो चालाकी करते करते इन्होंने क्या किया कि जब ये सोचा कि चलो भारत के लोगों को जाकर भी आ गई, भारत के लोग जगने लग गए,
जैसे लोगों में जागृति आई तो लोगों में क्रांति आई, तो इन्होंने सोचा कि हमको देश तो छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जाने से पहले यहाँ पर केंद्रीय बैंक स्थापित किया। और केंद्रीय बैंक इन्होंने 1935 में 34 में इन्होंने प्रक्रिया बनाई और विल्सन नाम का एक बैंक अंग्रेज आया, उसने केंद्रीय बैंक की प्रस्तावना रखी और 1934 में बैंक अधिनियम 1934 लागू किया और 1934 में बैंक की स्थापना कर दी और एक बैंक का एक षड्यंत्र बना दिया कि हमको इन भारतीयों को लंबे टाइम तक कैसे लूटा जाए, उसकी उन्होंने प्रक्रिया और नींव हमारी वहां पर डाल दी। और उस नींव डाली हुई जो प्रक्रिया आज तक है वो आज तक हमारे पास चालू है। तो 1934 में जो रुपया जो बैंक का अधिनियम है वो आज भी 2024 में लागू है। तो इन्होंने क्या किया, 1 रुपये बराबर 777 मिलीग्राम सोना रख करके 1 रुपया छापा जाता है। अभी जो छपाई हो रही थी 1934 के अंदर वो इतना था। फिर इन्होंने क्या किया कि भारतीयों के पास जितना भी रुपया है, भारतीयों को रुपया छपाने के लिए चांदी लेकर के इन्होंने रुपया छापा और रुपये के बदले में इन्होंने नोट जारी कर दिया। अब नोट जारी किया तो नोट लिखा कि तुम्हारा जो 100 रुपए का नोट है तो 100 चांदी के सिक्के रख लिए, यानी 100 तोला चांदी रख करके 100 रुपए का नोट जारी कर दिया। अब ये 100 तोला चांदी का एक नोट है, ये 100 रुपए का, जिसपे लिखा हुआ भी है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। कभी क्या गौर आपने दिया नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारा 100 रुपया चांदी का रिजर्व बैंक में रिजर्व रखा है, उसने हमको ये पर्ची काट के दी है और ये पर्ची हम लेकर के जाएंगे। तो उसने वादा लिख रखा है, किसने, कि भाई मैं वादा है आप जब भी ये पर्ची मेरे पास लेके आओगे तो मैं ये पर्ची लेकर के आपको आपका असली रुपया दे दूंगा। मगर इन्होंने चालाकी करके 1935 में हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड को ही खत्म कर दिया। लूट कर दी, बहुत बड़ी लूट हुई कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और इन्होंने कहा कि अब हमें रुपया जो छापना है वो बिना नोट रखे, बिना सोना रखे हम नोट छाप करके आपको दे देंगे। तो हमारे साथ सरेआम लूट हो गई। अब ये इतनी बड़ी लूट हुई जिसको आज तक हम समझ भी नहीं पाए। आज की डेट में हमारा रुपया है, उस रुपये में 1 मिलीग्राम भी सोना नहीं है आज के डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आज की डेट में केवल जो नोट आपकी जेबों में चल रहे हैं वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। इसको समझने के लिए अपन लेते हैं, इसको समझते हैं कि ये रुपया है क्या। रुपये को समझना जरूरी है क्योंकि रुपये को हम आज रुपया मान के बैठे हैं, यही हमारी गलती है, जबकि रुपया रुपया नहीं है। मैं आपको एक पर्ची दिखा रहा हूं, ये पर्ची है। इस पर्ची पर लिखा हुआ है, इस पर्ची पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 5 किलो चीनी देने का वचन देता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये 5 किलो चीनी है या 5 किलो चीनी की पर्ची है? पर्ची है। 5 किलो चीनी तो नहीं है, नहीं ये 5 किलो चीनी नहीं है, 5 किलो चीनी की पर्ची है। दूसरी पर्ची में मैंने लिखा है मैं धारक को 50 लीटर पेट्रोल देने का वचन देता हूं। ये 50 लीटर पेट्रोल है या 50 लीटर की पर्ची है? पर्ची है, पर्ची। तीसरी पर्ची मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है मैं धारक को 10 किलो टमाटर देने की वचन देता हूं। 10 किलो टमाटर, ये 10 किलो टमाटर है या 10 किलो टमाटर की पर्ची है? और मेरी जो जेब में एक नोट है, जिस नोट पे लिखा हुआ है मेरी जेब में एक नोट है, ये नोट है। इस नोट पे भी ये लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 100 रुपए है या 100 रुपए की पर्ची है? अब तक क्या समझ रहे थे इसको आप? 100 रुपए समझ रहे थे, जबकि क्या है ये? 100 रुपया नहीं है, 100 रुपए की पर्ची है। इसका मतलब इसके पीछे 100 रुपया हमारा रिजर्व बैंक के पास रखा है। जैसे 10 किलो टमाटर पे है, 50 लीटर पेट्रोल पंप पे है, ऐसे ही हमारा 100 रुपया के पीछे 100 का जो रुपया है, ये 100 चांदी का रुपया ये रिजर्व बैंक ने रिजर्व रख रखा है और उसके बदले में ये पर्ची हमको दे रखी है और इस पर लिख रखा है और गवर्नर ने साइन कर रखा है और इसकी गारंटी किसने दे रखी है?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी दे रखी है। और ये वचन पत्र है, ये रुपया नहीं है, ये भारत सरकार का प्रत्याभूत है। इसके बारे में भी बताएंगे कि ये प्रत्याभूत किसको बोलते हैं। प्रत्याभूत है ये, ना कि ये नोट है। मगर ये नोट दे दे करके, ये पर्चियां दे दे करके ये नकली पर्ची है। हम कह रहे हैं कि सरेआम ये नोट नकली है, ये असली नोट नहीं है। इसके पीछे भी कहानी बताते हैं कि असली और नकली की पहचान क्या है। ये एक नोट है जो 1968 से पहले का नोट है। ये नोट है जिसपे 1968 से पहले का नोट है। और इस नोट पे लिखा हुआ है, इसमें एक वचन पत्र लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द वेरियर ऑन डिमांड सम ऑफ द 100 रुपीज एट एनी ऑफिस। इस पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपया जहां भी मांगोगे, जिस भी मुद्दे में मांगोगे, जिस भी कार्यालय में मांगोगे, वहां देने का वचन देता हूं। इस पे लिखा हुआ है। और इस पे लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द वेरियर सम ऑफ 100 रुपीज। बस एनी ऑन डिमांड खत्म, एनी एट एनी ऑफिस खत्म। अब ये नोट का वचन खंड और इस नोट का वचन खंड बदला गया है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी वकील होगा, उसको पता होगा कि अपना खुद का वचन खंड भी अगर मान लो उसका एफिडेविट खुद भी बदल देता है तो वो नकली हो जाता है। तो ये जो पर्ची अब चल रही है, ये नकली है, असली है? ये नकली है, क्योंकि इसका वचन खंड बदला गया है। और ये वचन खंड बदलने का मतलब है कि नकली पर्ची, आज हम जितने भी लोग भारतवासी हैं इस नकली पर्चियों में लेन देन कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा। और इन नकली पर्चियों में हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी पूरी मेहनत, हमारी पूरी धन संपदा सारी लूटी जा रही है, मगर किसी को पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता तब लगे ना जब हमको ये चीजें किताबों में पढ़ा है। हमको तो किताबों में पढ़ाई नहीं है, न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, न इसकी कोई किताब पढ़ी है। तो ये सारा का सारा खेल हमारे साथ षड्यंत्र करके हमको लूटा जा रहा है। अब इस लूट का जो पता लगाने के लिए 16-17 साल पहले घनश्याम जी वर्मा, जिन्होंने अभी जिन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी, बहुत बड़ी मेहनत करी और ये एक बुक जारी करी है। ये बुक है, उसका नाम रखा रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। यानी रुपया मूल्य का मापक है या फिर लूटने का साधन है, शोषण करने का साधन है। तो ये बुक ही, और ये घनश्याम जी वर्मा है और उन्होंने ये बुक छापी है जो 17 साल की उनकी रिसर्च है। ये बुक ऐसी बुक नहीं है, ये वो बुक है जो सरकार ने, जितने भी हमने क्वेश्चन किए अब तक, जो भी पूछा, आरबीआई ने लिख के दिया है, आरबीआई ने सारे सबूत दिए। ये सबूतों की बुक है, ये फर्जी बुक नहीं है। इसमें सारे के सारे जितनी भी आईटीआर है, सबकी डेट वाइज आईटीआर और नंबर्स वाइज ये सारे सबूतों की बुक है। जिसमें आपसे कहते हो कि आपके पास क्या सबूत है, कि ये सबूत है हमारे पास। उस आदमी की मेहनत है, मगर उस एक बंदे ने हम सब लोगों को बचा लिया डूबने से। अब इन्होंने क्या किया, इसमें वो चीज भी लिखी हुई है कि बैंक हमको क्या देता है। अब भारत में क्या है, दो देशों की करेंसी चलती है। आपको भारत में 2 प्रकार की करेंसी है, 2 देशों की करेंसी है। मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ये जो करेंसी है, भारत सरकार, इसमें लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1934 में बना था। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1934 में सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी। ब्रिटेन के कानून थे, ब्रिटेन का नियम लागू आज भी है और ब्रिटेन का नोट आज भी हमारे पास चल रहे हैं। तो ये नोट हमारे हैं या ब्रिटेन के हैं? ये फेडरल बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा थी। फेडरल बैंक ऑफ इंग्लैंड उसका बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल बैंक ऑफ इंग्लैंड उसका मालिक है रोथस्चाइल्ड फैमिली। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये आज भी हम इजराइल के गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम आजाद नहीं है, ब्रिटेन के गुलाम आज भी हैं। आज भारत सरकार में 1 रुपया ही है। ये जानते हो, इस रुपये को सब देखा होगा, अभी लुप्त हो चुका है, लगभग लोगों के पास नहीं है। ये इस पर लिखा हुआ है भारत सरकार, इस पर लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब 2 है।
दो सरकार है यहाँ पर, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मतलब दो है इस देश के अंदर। अब वो दो कौन सी है? ये भारत की है। तो 1 रुपए छापती है, 1 रुपए से ऊपर का नोट छापने ही नहीं देता इसको। क्यों नहीं देना? हमने बार बार गूगल से पूछते हैं, बार बार, तो क्या कहता है कि साहब वो भारत सरकार की इतनी दम नहीं है जो उस रुपये को देख रेख कर सके, उसका मैनेज कर सके, इसलिए नहीं छाप सकती। और यार तुम्हारे पास इतनी पावर है जिसलिए हम आरबीआई से छपवाते हैं। आरबीआई कौन है? आरबीआई है तो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ, मगर अभी पूरी तरह से ये भारतीय हो गया। कैसे हो गया? भारत के कानून से इसके अंदर, भारत का रुपया इसके अंदर है, भारत का रुपया आजादी के बाद वो इसमें चेंजेज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गूगल जितनी बातें बोल रहा है वो सारी की सारी फर्जी हैं। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं से मैनेज हो रहा है, इसलिए आपको पूरी बात कभी बताएंगे भी नहीं। ये भारतीय रुपया है। इस रुपये को छापने के लिए 777 मिलीग्राम सोना रख करके ये नोट छपा है। ये नोट है, ये ओरिजिनल करेंसी का नोट है। और इस करेंसी की वैल्यू आज की डेट में सोना 10 ग्राम कितने का है? लगभग 75,000 का है। 75,000 का अगर सोना 10 ग्राम मानते हैं तो इसमें 777 मिलीग्राम गोल्ड है। इसका मतलब 5827 रुपए का नोट है। ये 1 रुपया 5827 रुपए के बराबर का है। अगर आपने 5,70,000 का लोन लिया है तो आपको मात्र 100 रुपए देने की जरूरत है। कितने देने की जरूरत है? 100 रुपए। जिसने 100 रुपए बैंक को जमा कर दिए, इसका मतलब 5,70,000 का लोन चुक चुका। क्यों चुक चुका? अब वह कहोगे कि आपने कौन सा सोने वाला दिया है क्या? कि हाँ बिल्कुल हमने सोने वाला दिया है, हमने भारतीय रुपए दिया है, हम भारत के रहने वाले हैं और भारत का ही रुपया कमाते हैं, तो भारत का रुपया हम भारत का ही देंगे। हम विदेशी रुपया, अगर आपने हमें विदेशी रुपया दिया है तो ये आपकी गलती है, हमारी थोड़ी गलती है। हमने तो भारतीय मान लो कोई आदमी यहाँ से दुबई कमाने चले जाए, अब दुबई जो कमाने जाएगा वो दुबई के रुपए कमाएगा ना, दरम कमाएगा। वहां यहाँ से जैसे ही वहां से भारत में आएगा तो 24 रुपए मिलेगा उसको, एक के बदले में 24। तो हम तो भारतीय है ना, हमको तो 1 रुपए के बदले में तुम्हारे 5800 मिलने चाहिए, मगर आप हमारे साथ 5800 न देकर के हमको ये लूट रहे हो, तो गलती है। अगर आपने हमें लोन में भारतीय रुपया दिया है तो लिख के दे दो आप। अब भारतीय रुपया आपने हमको दिया है तो आप लिख के दे सकते हो, तो बैंक लिख के नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्होंने वो दिए ही नहीं। पहली बात तो उन्होंने लोन में क्या दिया हमको? लोन में उन्होंने हमसे वादा लिखवाया, वादा लिखा करके हमसे सिर्फ और सिर्फ डिजिट दिया उन्होंने, अंक दिया, अंक, रुपया नहीं दिया हमको। रुपया तो चांदी का होता, और उन्होंने जो अंक हमें दिया, जो उन्होंने हमारे खाते में ट्रांसफर किया, उसको जैसे ही हम एटीएम में लेने गए या बैंक के पास लेने गए तो वहां से हमको रुपया न मिल करके वचन पत्र मिला। भारत सरकार ने भारतीय यानी वचन पत्र मिला है, ना कि हमको रुपया मिला है। और सबसे बड़ी बात ये हो रहा है कि आप लोगों ने जब लोन लिया था तो आपका जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट रुपए का करवाया था। आपको रुपया देने का वादा किया था बैंक मैनेजर ने, और आपने रुपये पे ही साइन किया था, मगर आपको रुपया नहीं दे करके भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत वचन पत्र दिया, और उस वचन पत्र में जो लिखी हुई बातें थी उस लेकर के आप मार्केट में गए। मार्केट में जब गए तो वो भी मार्केट से 500 गुना कम वैल्यू का निकला। तो इसलिए आपके साथ ये पूरी तरह से षड्यंत्र करके बैंक का आपकी संपत्ति को लूटने का काम कर रही है। जितने भी लोगों ने अब तक कोई सा भी लोन ले रखा है, चाहे वो केसीसी लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे होम लोन हो, किसी भी तरह का लोन लिया हो, आप अपने बैंकों से जाकर के ये पूछें कि भाई आपने हमें जो पैसा दिया था वो क्या भारतीय रुपए में दिया था, वैध रुपए में दिया था, लीगल टेंडर वाला दिया था, अगर लीगल वाला दिया था ये तो बता, सोने वाला दिया था, बिना सोने वाला दिया था ये तो बता। ये तो पूछ ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा अधिकार है। अगर आपने दिया है, मान लो मैं आपसे कोई चीज मांगता हूं और कोई चीज आपने एक मेरे को सोने का गिलास दे दिया, सोने का गिलास दे दिया। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। मैं क्या एक बाहर जा रहा था, बाहर गया तो मेरे पास कोई चीज थी, सोने की थी। मैं बाबा के पास, इनके पास में, ये मेरा जानकार थे तो मैं इनको विश्वास करता था कि भाई मैं आऊंगा 2-4 महीने में तो मैं क्या करूं, ये सोने का गिलास है मेरा, ये मेरा बर्तन है, इसको रख लो। अब इनके पास में रख करके चला गया, दोबारा जब मैं आता हूं तो ये मेरे को बर्तन नहीं देते हैं।
वो बर्तन नहीं देते और उसका डुप्लीकेट और दूसरा बना के भी नहीं देते, ये कहता है कि नहीं दूंगा। तो हमारे पास भी ऐसा ही हुआ कि जो हमने रुपया रखा, चांदी का रुपया बैंकों के पास रखा, बैंक वो रुपया न दे करके और हमें न तो रुपया देता है और न हमें वचन पत्र दे करके थमा दिया। अब जब मांगने जाते हैं कि भाई हमारा तो जो असली रुपया है वो तो दो, असली रुपया दो, तो असली रुपया भी नहीं देता है और फिर कहता है कि नहीं आप तो लोन चुकाओ, आपने लिया है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने बैंक से लोन लिया है तो क्या गुनाह किया है क्या? सरकार भी लोन से चल रही है। अब आपको एक चीज और बताऊं, आप घर के मालिक हो और आप ही को पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपके पास पैसा रखा है और आप ही को पैसे की जरूरत पड़े और आप ही का पैसा रखा है और रखे हुए पैसे को आप अगर लो तो उसका ब्याज दोगे क्या? आप ही का पैसा है, ये सरकार है, आप जिसको बोल रहे हैं कि भारत सरकार है और सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ब्याज पे लेके आती है वो आरबीआई से। इसका मतलब आरबीआई कुछ अलग है और वो सरकार कुछ अलग है जो ब्याज पे रुपए लेके चला रही है। इसका मतलब सरकार तो किसी और की है, ये तो पक्का हुआ ना। अरे मालिक खुद है तो फिर खुद ब्याज पे क्यों लेती है भाई? ब्याज पे क्यों लेती है ये बताओ? जब 1 रुपए का नोट छाप सकती है तो बड़े नोट भी छाप सकती है। इसका मतलब उसको कोई भी अधिकार नहीं दिए, क्योंकि हम आजाद नहीं है। हमारे आजादी के पीछे की कहानी यह है कि हम अभी भी आजाद नहीं है, क्योंकि हमारे बनाए हुए कानून और हमारी आईपीसी ये सारी की सारी 1860 और 1861 ही हमारा काम कर रहा है। जितने भी आज आपको कोई भी पुलिस में केस फंस जाने दो और आपकी जमानत करवानी हो तो आपको कौन सी आईपीसी लगानी पड़ेगी? 1860 के कानून चलेंगे आपके पीछे, ना कि आज के कानून चलेंगे। इसका मतलब जो 1860 के अंदर जो कानून बनाए गए थे वो कानून इन क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए बनाए थे या हमारे फायदे के लिए बनाए थे? ये सारे के सारे कानून इस क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए बनाए थे कि कोई दोबारा क्रांति करने के लिए नहीं उठे, इनको दबा के रखे, इनको नोच के रखे, इसलिए बनाए गए थे। मगर आज वो सारे के सारे कानून हमारे ऊपर लागू हो रहा है। इसका मतलब हमको किसी न किसी रूप में आज भी लूटा जा रहा है, आज भी हमको लूटा जा रहा है। क्यों लूटा जा रहा है? क्योंकि हमको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए। क्योंकि जो चीजें होती है षड्यंत्र की वो चीजें हमको पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, इसलिए हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब ये चीजें समझना क्यों जरूरी है? जब आदमी सिर से ऊपर जब कोई चीज निकल जाती है तब सोचता है आदमी। क्यों सोचता है कि भाई अब मैं क्या करूं? बैंकों ने आपके साथ षड्यंत्र क्या किया है मैं आपको समझाता हूं। एक गांव है, एक नया गांव है, उस गांव के अंदर 3 लोग रहते हैं और एक बैंक है। बैंक के पास रुपए बनाने का अधिकार है। अब उस तीनों लोगों को रुपए की आवश्यकता पड़ी तो वो बैंक के पास गए और उनसे मांगा कि भाई हमको पैसे की जरूरत है और 100 रुपए का लोन चाहिए हमको। तो बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा कि आपको हम 100 रुपए का लोन तो दे देंगे, मगर आप हमारा पैसा टाइम पे नहीं चुकाओगे तो क्या करेंगे? पहले तो ये कहा कि आपको रुपए दे देंगे, हम 5% ब्याज लेंगे आपसे। जब उन तीनों को जरूरत पड़ी कि ठीक है हम तो ब्याज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि आपने ब्याज तो दे देंगे पर एक प्रॉब्लम है कि आपने अगर टाइम पे रुपया नहीं दिया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, आपकी कोई भी अचल संपत्ति, कोई भी जमीन या कोई भी मकान या हमारे ऐसी चीज लेके आओ जिसकी वैल्यू 150 रुपया हो और वो हमारे पास गिरवे रख जाओ आप और हम आपको पैसा दे देंगे। तो उनको जरूरत थी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमारी ये प्रॉपर्टी है, आप रख लो और हम आपको पैसा दे देंगे। उसके बाद उन्होंने एक वो कहा कि चलो ये तो हम कर लेंगे, मगर हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, हमारा अनुबंध है, इस अनुबंध पे आपको साइन करने पड़ेंगे, सारी शर्तें हमारी माननी पड़ेगी। हाँ किसान मान लेना, हमसे 119 साइन करवा लिए साहब, 119 साइन करवा लिए, आप ये दोगे, समय से पहले ब्याज सहित चुका दोगे, आप नहीं चुकाओगे तो आपके घर वाले चुकाएंगे, आप नहीं चुकाओगे तो आपका मकान हम बेच देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना फलाना जो भी काई साजे सारा लिखवा लिया, 7 पीढ़ी तक का लिखवा लिया हमसे। लिखवाया नहीं लिखवाया? लिखवा करके हमसे कर लिया, हमने छोड़ डाले कर दिया कि हम तो ईमानदार थे ना, हमको कोई लोन थोड़ी खाना था, हमने तो ईमानदारी से कर दिया साइन, भाई हमको देना है कोई बात नहीं, लो भाई साइन कर दिया। जहां भी करवाया कराया नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं इसके अलावा तुम चेक भी दो, सिक्योरिटी के लिए चेक भी दो, तो हमने सिक्योरिटी के चेक भी दे दिए। ले यार हमको कौन सा चोरी करनी है, तू ले जा, हमको बेईमान थोड़ी है।
अब उन्होंने क्या किया, ये सारा काम करने के बाद हमसे एक बहुत बड़ा अनुबंध लिखा लिया, और अनुबंध लिखाने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उन तीनों लोगों को ब्याज सहित कितना कितना पैसा देना है? 5% ब्याज है, 100 रुपया मूल है, तो प्रत्येक को 105 105 105, टोटल कितने पैसा? 315 रुपया। बैंक ने कितना पैसा दिया? 300 रुपया ब्याज पे दिया, बैंक वापिस 315 रुपया मांग रहा है, सही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब बैंक ने 300 रुपया ही बनाया है तो 315 वो कहां से लाए? जब रुपया बैंक ने छापा ही 300 है, धरती पर पैदा ही 300 किया है, तो आपको 315 वो लाएंगे कहां से? तो कभी वो तीनों लोग में से उस 105 को बनाने में रात और दिन लग जाएंगे, उसकी रात और दिन मेहनत है उसमें लगा देंगे, अपनी जो ऊर्जा थी, जो अपने घर परिवार को देना था समय, वो सारा समय 105 बनाने में लग जाएंगे। उन तीनों में से दो तो बना लेंगे 105 105, मगर एक आदमी उसमें से नहीं बना पाएगा किसी भी कंडीशन में, तो वो अपने आप उस बैंकों के षड्यंत्र में आ गया, और बैंकों के षड्यंत्र में आकर के वो अपने आप कहता है कि भाई मैंने क्या किया, अरे यार मैंने बैंक का लोन नहीं दिया। तो वो क्या करेगा, अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में वो आत्महत्या करता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है या बैंक ने उसकी हत्या की है? बैंक ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बैंक ने इसलिए हत्या की है कि जो चीज धरती पे पैदा ही नहीं करी उसको मांग रहा है, तो हम देंगे कहां से? ऐसा ही आपके साथ हुआ है। अब मैं आपके साथ कैसे हुआ है, मैं उसी कहानी को यहां जोड़ रहा हूं। अब तक पूरा भारत आरबीआई ने टोटल जो करेंसी फिजिकल में जो छापी है वो 35,56,626 लाख करोड़ रुपए ही छापे हैं, और बैंकों ने, एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों ने टोटल जो लोन बांट रखा है वो 215 लाख करोड़ रुपए का बांट रखा है, 215 लाख करोड़ का। अब हम पूरे भारत के लोग इकट्ठा करके ईमानदारी से पैसा देना चाहते हैं, तो हम टोटल कितना इकट्ठा कर पाएंगे? 35 लाख करोड़ कर पाएंगे। फिर 180 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? इसका मतलब हमारे जो अनुबंध उन्होंने करा रखा है कि मकान भी ले लेंगे, तुम्हारी ये सब कुछ कर देंगे, वो सब की कुर्क होने वाली है। आप चिंता मत करिए, रुपया आज इस पड़ोसी की हो रही है, कल उसकी भी होने वाली है, क्योंकि रुपया तो है ही नहीं फिजिकल में रुपया है नहीं, तो जब फिजिकल में रुपया नहीं है तो कहां से लाके दोगे तुम? इसका मतलब तुम्हारी मेहनत भी जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जाएगी, तुम्हारा पैसा भी जाएगा। ये षड्यंत्रों में आ गए। अब आप ये बात बताओ, आप उनके बैंकों के जाल में फंस चुके हैं, तो इस जाल से कैसे बाहर निकलना है आपको? बैंक का जाल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आप सब लोगों को जगना पड़ेगा। सोने वाले के सब जाएगा, जगने वालों का कोई नहीं जाता। जब कोई भी चोर आता है ना रात को, तो जगने वाले की चोरी नहीं करता, वो सूते आदमी के जाके चोरी करता है। तो अगर आप जग गए तो बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सूते रहे तो 100% बैंक आपको बेच के रहेगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जगने का खेल है। इसको जो जागा तब, अब हो सकता है कि हमने भूल चूक में लोन लिया, हमने तो सही किया, नहीं तो सबको फंसाएंगे, 138 में सबको फंसाएंगे, क्योंकि उन्होंने चेक ले रखे हैं, और चेक बाउंस करवा करके 138 में सबको फंसाएंगे, और वहां जाके ये कहेंगे कि साहब इन्होंने चेक हमसे दिया, हम गए थे रिपेमेंट के लिए। कभी भी ये नहीं कहेंगे वहां जाकर के कि हमने सिक्योरिटी में चेक दिए थे, हमने इनसे सिक्योरिटी में चेक लिए थे। नहीं, वो वहां पर जाकर के ये कहेंगे कि हम इनके पास गए थे, तगादा किया था, हमने इनके पास 13(2) का भी नोटिस दिया, 14(1) का भी दिया, 14(3) का भी दिया, सब कुछ देने के बाद फिर हमने लास्ट में इन्होंने हमको ये चेक दे दिया, और चेक में ये अमाउंट भर के हमको दिया, और हमने लगाया, ये बाउंस हो गया, इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमको पैसा दिलाओ। ये केस वहां करेंगे। जिनका भी इस तरह का केस आता है, या जिनका भी 138 का चेक बाउंसिंग का मामला आता है, तो आपको एक ही बात कहनी है कि हमने जो चेक दिया था बिल्कुल दिया था, मगर हमने सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिया था, इनको हमने रिपेमेंट नहीं दिया, रिपेमेंट का चेक नहीं दिया, ये ध्यान रखना। सिक्योरिटी के तौर पे चेक लेना कानूनी अपराध है, आपका वहीं पर आपका केस खारिज हो जाएगा, आप टेंशन मत ले। मगर आपका बोलना आपको आना चाहिए कि आपका रिपेमेंट हुआ है या फिर आपने सिक्योरिटी पे दिया है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि आपका रिपेमेंट में चेक शो नहीं करवाना है,
और वो जब भी जाएंगे तो ये कहेंगे साहब हम 2 महीने पहले गए थे, 2 महीने पहले हमको ये गए तो इन्होंने हमको चेक दे दिया और हमने लगाया तो पैसा नहीं मिला हमको, ये वो कहेंगे, मगर वहां पर वो फॉल्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखने की बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपको बताइए। तो 138 में आपको सबको फंसाएंगे वो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चेक हमने सिक्योरिटी के तौर पे दिए थे। अब आपको शो करना है कि आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिए थे या रिपेमेंट में दिए थे। मान लो किसी ने 2017 में लोन लिया तो चेक तो 2017 में दिए होंगे, तो उसके आगे पीछे भी तो चेक दिए होंगे लोगों को आपने, क्या उन्हीं को देख करके बंद हो गए? तो आपको वो डिटेल तैयार करनी है, आगे पीछे हमने इनको भी दिया था, देखो जिनके बाद में इनको भी दिया था हमने, ये चेक बीच में से इनको थोड़ी देते हम, ये टाइम पर तो हमने इनको भी चेक दिया था, चेक नंबर 210 का दिया, मगर 209 का हमने तो इससे पहले इसको भी दिया, 211 का इसको भी दिया। इसका मतलब ये चेक शो हो जाएगा, वो चेक बुक आपको सुरक्षित रखनी है, उसका डिटेल आपको रखना है, नहीं तो आपको फंसा देंगे। ये जरूरी है, ये आपको बताइए, ये जरूरी है। तो आपको चेक बुक का भी डिटेल आपको रखना है। तो ये आपको 138 से बचने का एक तरीका ये है। दूसरी चीज, जिन जिन लोगों ने अब तक कोई भी आवेदन नहीं लगाया है, तो सर वो चेक बुक है सर आपके पास डिटेल होगा, आपके पास डिटेल होगा। अगर डिटेल नहीं है तो आप बैंक में जाकर के आप अपना चेक का डिटेल निकलवा सकते हैं कि मैंने ये चेक दिया, इसकी मेरी चेक बुक की पूरी डिटेल दे, आगे पीछे के चेक की भी डिटेल मिलेगी। और आपने चेक दिया होगा तो आपने लिखा भी होगा, आपकी चेक बुक में मेंशन करते हैं कि फलाना को ये चेक दिया हमने। अब देखो वो तो गलतियां जो हो गई उसका हम उसका नहीं कर सकते, जो गलती हो गई उसकी बात अलग है, पर जो हम आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं, सावधानी बरतना। मैंने एक ही चीज कहा, जो जगेगा वो बचेगा, ठीक है, जो जग गया वो बचेगा। जिसको बोलना आ गया नहीं उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कोई लोन की जरूरत। अब आपको बैंकों ने जो आपको लोन दिया है, आप ये भी पूछ सकते हैं बैंकों से कि आपने जो हमें पैसा दिया है, क्या आपने हमें भारतीय रुपए में दिया या वैध रुपए में दिया? अगर ये दोनों में से आपने दिया है तो आप हमें लिख के दे दो, और लिख करके अगर आप हमें दे देते हो तो हमको आपका पैसा पाई पाई हम देने के लिए तैयार। हम 1 रुपया नहीं खाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम 1 रुपया भी नहीं खाएंगे, मगर आप हमें लिख के तो देना पड़ेगा। हमको शक हुआ है कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है या आपने हमें नकली रुपए में लेन देन किया है, इसका हमारे को आप प्रूफ दो। जैसे आपने हमारे को लोन देने से पहले हमको चेक किया, हमारे अकाउंट को चेक किया, हमारे पड़ोसियों से हमारी पूछताछ करी, हमारी प्रॉपर्टी को चेक किया, हमारे को सब तरीके से चेक होने के बाद आप संतुष्ट हो गए थे, तभी तो आपने लोन दिया हमको, उससे पहले लोन थोड़ी दिया। तो हमें भी शक हुआ है कि आपने हमें जो लेन देन किया है वो आपने कौन सी करेंसी में किया है। हमें पता लगा है, डॉक्टर देवेंद्र बराला ने बताया है कि आपने हमारे को जो रुपया दिया है वो फर्जी दिया है, आप बता सकते हैं, तो आप हमें लिख के दे दो कि आपने रुपया हमें कौन सा दिया है, बस आपका पैसा हम देने के लिए तैयार है। अगर आप लिख करके हमें रुपया इसके बारे में नहीं देते हो कि आपने ये दिया, तो हम आपके आगे की किस्तें नहीं देंगे, हम आगे की किस्तें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार आदमी हैं, हम नकली रुपए में लेन देन नहीं करते हैं। अगर आपने हमें नकली दिया है तो नकली लिख के दे दो, असली दिया तो असली लिख के दे दो, वेद वाला दिया तो वेद लिख के दे दो, करेंसी दिया तो डिजिटल दिया तो डिजिटल, कुछ तो लिख के दो हमें। अगर आपने लिख करके हमें दे दिया, आपने लिख करके हमें दे दिया, तो आप हमारे को ये सारी चीजें आप बताओगे। अगर ये चीजें आप बता नहीं पा रहे हो तो हम आपको पैसा देने में असमर्थ है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो नकली। अब आप वो 2 जगह फंस गया, अगर वो असली रुपए लिख कर दे दिया तो भी फंस गया, क्योंकि असली रुपए में तो सोना मिलता है 777 मिलीग्राम सोना, वो नहीं मिला तो वो फंस गया। अगर उसने ये कह दिया कि नकली दे दिया तो भी फंस गया कि आईपीसी 1860 के आईपीसी 489 के तहत नकली रुपए का लेन देन करना, नकली रुपए का प्रचार करना, नकली रुपए का लेना मांगना, सब कुछ आजीवन कारावास, सब जेल जाओ पूरा। तो वो दोनों तरीके से फंस गए। ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। जिन जिन लोगों ने लोन लिया है तो ये सचेत करने का ये अभियान है, और ये जनता सरकार मोर्चा आप लोगों को जगा रहा है। आप लोग जागो, और जागोगे तो ही आपके बचोगे। दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने केसीसी ले रखी है,
क्योंकि आज 99% लोगों की जमीन बैंकों के गिरवे रखी है। हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया इसलिए रखी है। हमने विकास नहीं करते तो शायद कुछ होता, क्योंकि आज से 30 साल पहले, 25 से 30 साल पहले अगर हम बैंक में जाते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं था उस घर के अंदर 2-4 किलो चांदी और सोना था, हर घर में था। आज 25 से 30 वर्ष में ऐसा कौन सा विकास हमने कर लिया तो चांदी सोना भी गया, पैसा भी गया और सारे लोगों का जमीन है वो बैंकों पे गिरवे रखा गई और हमने तगड़ा जिसको बोल रहे हैं हम विकास करके बैठे। आज पूछ के देखो, सर्वे करके देखो आप, 99% लोगों की जमीन है केसीसी के रूप में बैंकों में गिरवे रखी है। और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हो ना, इन पे 90% का 95% लोगों ने फाइनेंस ले रखा है, 95% लोगों पे कर्जा है। आप जितना कमाओ कंपनियों को देता रहो, कमाओ कंपनियों को देता रहो, कमाओ कंपनियों को देता रहो, आपके पास अपना कुछ भी तो नहीं है। आप सोच के देखो, हम आज कंपनियों के कितने बड़े गुलाम हैं। क्यों है? अगर कंपनियां एक महीने के लिए भी अपनी सुविधा, अपना जो सामान, अपना जो प्रोडक्ट अगर देना बंद कर दे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि हमारे पास अपना है क्या ये बताओ आप। अनाज भी वही दे रही है, खाद बीज भी वही दे रही है, हर चीज कंपनियां दे रही है। इनको मतलब है कि हम पूरी तरह से कंपनियों के गुलाम हैं। आज हमारे पास डिपेंडेंट कुछ नहीं है। आज की डेट में बताओ क्या है अपने पास? कोई चीज है अपने पास जो अपने, अगर मान लो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, 3 चीज हो जाए, 3 चीज हो जाए। अगर मान ले सरकार या कंपनियां या चाहे कि जो लाइट है 10 दिन के लिए लाइट बंद कर दे, 10 दिन के लिए लाइट बंद हो जाए, 1 महीने के लिए सरेंडर बंद कर दे, 1 महीने के लिए सरेंडर बंद कर दे, 10 दिन के लिए लाइट बंद कर दे। ये 2 चीज अगर बंद हो जाए तो कितने लोगों की लाइफ बंद हो जाएगी? सिटी के अंदर अगर 1 महीना सरेंडर नहीं आए ना तो किसी के पास रोटी बनाने के लिए सरेंडर नहीं है, किसी के पास किससे बना के खाएंगे? लाइट नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा, क्योंकि पानी सारा नल कुंभों से आता है। लाइट नहीं आएगी तो साहब ये किस हम सूर्य लाइट नहीं, कोई बात कौन, हर टेक्नोलॉजी से सूर्य को भी छिपा देंगे हम। हर टेक्नोलॉजी लागू होगी ना, जहां चाहे वहां बरसात हो, जहां चाहे वो कुछ भी कर दो। तो ये हर टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको भी अगर सूर्य भगवान को भी 10 दिन के लिए अगर कर दिया तो वो भी नहीं चलेगा। तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे पास पानी है 10 दिन का पीने के लिए, 1 महीने का सरेंडर है हमारे पास कुछ नहीं है। हम कंपनियों की पूरी तरह से गुलाम हैं और ये सारा का सारा षड्यंत्र और इनको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो बैंक है। बैंक हमारे सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है, सारे लोगों को कंट्रोल, पूरी दुनिया को कंट्रोल, सबको। बैंक को पैसा है उसके पास, क्यों? क्योंकि उसके पास छापने का है। अब एक बात बताओ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, पैसा कहां छपता है? पैसा कहां छपता है? आपका क्वेश्चन होगा कि साहब कोलकाता छपता है, मद्रास छपता है, तो बंबई में छपता है, टकसाल में छपता है बैंक, यही कहोगे ना? ये आपके साथ फर्जी है, ये पूरा टकसाल में नहीं छपता है। पैसा छपता है खेत खलियानों में। अभी टाइम पर खेतों में गेहूं बो रखा है, ये टकसाल चल रही है, ये टकसाल है। खेत खलियानों में प्राकृतिक धरोहर है हमारी, पेड़ पौधा जड़ी बूटी, यहाँ छपता है। और कल कारखाने, उनमें हमारा पैसा छपता है। पैसा वहां नहीं छपता। मेहनत कर रहे हैं लोग रात में, अभी कड़ाके की सर्दी के अंदर पानी दे रहे हैं, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर पानी देंगे, ये छप रहा है पैसा। यहाँ पर में कटाई होगी और जब बोरियों में नाच भरा जाएगा वो हमारा पैसा है। ये तरीका नहीं है कि खेत खलियानों में प्राकृतिक संपदा से बना हुआ पैसा और कल कारखानों में बना हुआ वो हमारी असली टकसाल है। मगर हमको गलत पढ़ाया कि टकसालों में पैसा छपता है। क्यों छपता है भाई पैसा? फैक्ट्रियों में पैसा छपता है क्या? मेहनत होती है, तुम तो मेहनत करके कर रहे हो। हमारे एक फैक्ट्री लगा रखी है, वो छाप छाप के दे रहा है, तुम्हारी मेहनत ले जा रहा है। क्या है इसके पीछे? क्या इसके पीछे गोल्ड है? अगर इसके पीछे गोल्ड होता तो हमारा 1 रुपया 5727 रुपए के बराबर होता कि नहीं होता? तो अगर आज हमारा 5728 रुपए के बराबर होता तो हमें 1 रुपए में कितनी डॉलर मिलती? 1 रुपए में $60 मिलती कि नहीं मिलती? इसका मतलब हमको कितना लूटा गया है?
यानी 1 रुपए हमारे $60 के बराबर है। यानी हम आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे मजबूत है तो हमारा रुपया है। मगर रुपए की कंडीशन को देखो आप, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसके पीछे का जो बैकबोन है उसको हटा दिया। यानी सोना रख करके अगर ये नोट को छापते तो ये हमारी कंडीशन नहीं होती। आज इतनी बेरोजगारी, भुखमरी ये हमें नहीं फैलती। आप बहुत बड़े पैसे वाले होते, आज भी हम सोना की चिड़िया होते। आज भी हमारा रुपया जो हमारी जेबों में है उसको जाकर के बैंकों में आप लगा दो कि भैया हमारे को ये आपका नोट नहीं चाहिए, इसकी क्रय शक्ति कम हो गई है, हम हमारा असली रुपया दे दीजिए। बस कुछ नहीं मांगना है, एक लेटर लिखो, लेटर लिख करके उसमें जाओ और अपना नोट है उसको सरेंडर करो और आप कहो कि भैया ये नोट पकड़ और हमको हमारा असली रुपया दे दे इसके अंदर जो लिखा हुआ है। और नहीं देता है तो आप 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला लीजिए, उससे कहो कि हमारा रुपया नहीं है, FIR दर्ज करो, उसको हमारा रुपया नहीं दे रहा है। ये करोगे आप जब जाके ये क्रांति आएगी, जब उनको पता लगेगा कि लोग जगने लग गए। अभी तो अपन जगह कहां है, लोगों को पता ही नहीं है किसी के बारे में हो क्या रहा है ये। अब ये सारा षड्यंत्र आप लोगों को जब समझ में आएगा, रुपए का जो जाड़ है उसको समझ में आएगा, तब आपको पूरी तरह आप संतुष्टि होगी। दूसरी बात, जब भी आपको लोन दिया था उस लोन के अंदर आपको डिजिट ट्रांसफर किया था, मगर आप एक चीज और पूछ सकते हैं, अगर आपने हमें रुपया ही दिया है तो आपकी बैलेंस शीट में भी लिखा होगा हमारा रुपया, आपने बैलेंस शीट में भी लिखा होगा। आज मान लीजिए तुम्हारे पास, बाबा आपके पास तो 10,000 रुपए है और मैं आपसे अगर 8,000 रुपए मांगता हूं तो आपके पास कितना बचेगा? 2,000 लिखोगे ना, 2,000, 10,000 माइनस 8,000 बराबर नीचे 2,000 बैलेंस बचा, यही लिखोगे ना। मगर बैंकों ने जब हमें रुपया दिया है तो बैंक ने अपनी पूंजी में से रुपया दिया होगा तो उसकी पूंजी घटी होगी, उस दिन घटी होगी ना। मगर ऐसा नहीं हुआ है, आपकी पूंजी उन्होंने आपको 10 लाख दे दिया, मगर माइनस प्लस लगाना भूल गया वो, और आपके तो लगा दिया 10 लाख आपके खाते में चढ़ा दिया और उनके खाते में से पैसा घटाया नहीं उन्होंने। और घटाने की वजह से कल आपने 10 लाख लिया और आज क्लोजिंग है, अगर उनके पास 1 करोड़ था तो कल हो गए 1 करोड़ 10 लाख, यानी उसने अपनी पूंजी 1 करोड़ 10 लाख बना ली और आपने क्या किया, आपके कर्जा और आप उसके बैलेंस घटाए नहीं। तो ऐसा खेल है कि आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके, अगर आपने हमें रुपया दिया ही है तो आप अपनी बैलेंस शीट हमें बता दीजिए, आपकी बैलेंस शीट में अगर हमारा लिखा होगा तो बता, दिया होगा तो लिखा होगा। अगर आप जाकर के ये भी मना कर दो ना कोर्ट के अंदर, अगर आपको पहुंचा दे, कोर्ट में तो पहुंचाएंगे नहीं, पुलिस केस आपके ऊपर करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है पुलिस केस होता है तो 24 घंटे बाद में कोर्ट में मामला पहुंचेगा, कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो वहां पर आपके सबूत चलते हैं, वहां दलीलें नहीं चलती है, सबूत आपके पास है, इसलिए वो कोर्ट में भी नहीं ले जाना चाहते हैं। तो आप करोगे क्या? आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब सुनने वाला नहीं है तो एक ही तरीका है कि लोगों को जगाओ, जन संगठन खड़ा करो। भाई जब तक आप संगठन खड़ा नहीं करोगे तो आपको कौन सुनेगा? आपको कौन? क्योंकि उनको डर एक ही चीज का लगता है, उनको किसी डर नहीं है। क्योंकि आज अपन जिन चीजों से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रास्ते पर अपन चल रहे हैं, वो है सोना का पहाड़ लेकर के बैठने वाले लोग हैं, जिनके पास सोने के पहाड़ है, उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है, प्रशासन उनके पास है, कानून उनके पास है, लूटने का सिस्टम उनके पास है, पैसा उनके पास है। उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम क्या है उनके सामने? चींटी, कुछ भी नहीं है, चींटी बराबर है। मगर हम जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करो तो सही, लोगों को जगाने की कोशिश तो करो। जितने भी लोगों ने केसीसी ली है, अब आपको मैं केसीसी के बारे में बताता हूँ, जितने भी लोगों ने केसीसी लिए, तो केसीसी आपकी जमीन पे लिए या आपकी फसल पे लिए? आपने जो केसीसी का लोन होता है वो फसल पे दिया जाता है, केसीसी का लोन फसल पे दिया जाता है, और आपकी जमीन को रैन कर दिया, ये आपके साथ फ्रॉड है, ये आपके साथ फ्रॉड है। क्यों है? क्योंकि आपकी जमीन 20 लाख की है, आपको 1 लाख रुपए दे करके आपकी जमीन को रैन कर दिया। क्या आप 20 लाख की जमीन 1 लाख में दे दोगे? आपकी फसल पे ही केसीसी दी जाती है, और जब भी केसीसी दी होगी तो आपकी गिरदावरी कराई होगी, सारा डिटेल आपसे लिया होगा, कभी भी नहीं है। ये आपके साथ फ्रॉड करके आपकी जमीन को रैन कर दिया। और अब एक और बात बताऊं आपको, जितनी भी जमीनें हैं, जमीन का जो पार्ट है बैंकों के पास, वो पूरी की पूरी जो जमीन का जो पैसा है, वो पैसा सारा का सारा अडानी को दे दिया।
अडानी ने खर्च किया है, बैंकों से सारी जमीनें हैं वो अडानी के पास ले ली, और अडानी का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में है, और शेयर मार्केट है वो इजराइल के कंट्रोल में है, इंग्लैंड के कंट्रोल में है। इसका मतलब आज भी हम एक पाइपलाइन के थ्रू उन्हीं के अंजाड़ में पहुंच के पूरी जमीन उन्हीं के पास जा चुकी है। अगर ये कह दे कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपकी जितनी भी केसीसी है आप पूरी की पूरी केसीसी आप जमा करा दो, तो मैं मानता हूं आपके 90% लोगों की केसीसी जमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिजिकल में पैसा है ही नहीं भाई। फिजिकल में तो 35 लाख करोड़ ही है, बाकी आप 215 लाख करोड़ लाओगे कहां से? नहीं ला सकते ना वो पैसा, नहीं ला सकते तो आपकी जमीन नहीं छूट सकती। फिर कहोगे साहब हमने देखो कर्ज हो गया, अरे भाई कर्ज हम कैसे होगा, हमारे साथ षड्यंत्र हो गया, और षड्यंत्र हो गया तो हमारा पूछने का अधिकार है कि आपने हमें दिया क्या है, ये बताओ आप। तो अगर आपने हमें रुपया ही दिया है तो लिखित में दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? बैंक डरता क्यों है लिखित में देने से? भाई लिखित में देने से बैंक डरता है, क्यों डरता है? ऐसा क्या है जो डरता है? क्योंकि उसको डर लग रहा है